हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 अकाउंटेंसी का आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्त, तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर का डिटेल डिस्कशन। ओके दोस्त, चलिए आइए सबसे पहले सवाल नंबर 1 को लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। आइए दोस्त, Anthony, a partner, was being guaranteed that his share of profit will not be less than 60,000। मतलब ये सवाल पार्टनरशिप का है, एक बात तो तय है, और ये सवाल गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का है। ओके दोस्त, अगर एक एंथनी नाम के पार्टनर है जिनको गारंटी दिया गया है 60,000 के मिनिमम प्रॉफिट का कि आपको इतना तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई डिफिशियंसी होता है, इफ एनी वाज टू बी बोर्न बाय अदर पार्टनर अमर अकबर इक्वली, अगर कोई डिफिशियंसी होता है तो अदर पार्टनर जो अमर अकबर है ये इक्वली बियर करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म इनकर्ड अ लॉस। ओ माय गॉड, एक तरफ किसी पार्टनर को गारंटी दिया जाता है और दूसरे तरफ फर्म में क्या हो गया, लॉस हो गया। ये तो भयंकर हो गया भाई साहब, ब्लंडर हो गया। व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल इन टोटल, केवल अमर के कैपिटल कितना डेबिट किया जाएगा, यही सवाल अपने लोग से पूछ रहा है। जरा इस सवाल को देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आई एक नंबर सवाल, यहां अमर है, यहां अकबर, यहां एंथनी। ओके दोस्त, फर्म में 1,80,000 का लॉस हो गया है और पीएसआर दे नहीं रखा है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब 60,000 का लॉस इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 60,000 का लॉस इनको भी मिलेगा और 60,000 का लॉस इनको भी मिलेगा। सर एंथनी जी को तो गारंटी दिया गया है 60,000 के प्रॉफिट का और मिल कितना गया, 60,000 का लॉस, तो कोई बात नहीं, इनको 1,20,000 का कंपनसेशन दे देंगे। क्लियर हो गया, इनको कितना मिल जाएगा, 60,000 मिल जाएगा। जो एंथनी जी को 1,20,000 का कंपनसेशन दिया गया, ये अमर अकबर इक्वली देंगे। मतलब 60,000 ये देंगे और 60,000 ये देंगे। मतलब अमर जी का कैपिटल कितना डेबिट होगा, टोटल 1,20,000। इनका भी कितना डेबिट होगा, अकबर जी का 1,20,000 और इनको 60,000। समझ में आए? अपने लोग से अमर के बारे में पूछ रहा है कि अमर का कैपिटल टोटल कितना क्रेडिट होगा, कितना डेबिट होगा। ये बात आपको समझ, ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा और ये प्लस होगा। क्लियर है दोस्त? 1,20,000 का जो एंथनी जी को कंपनसेशन दिया गया, ये अमर अकबर इक्वली दे दिए 60,000 रुपया। ठीक है, तो इनका कैपिटल कितना डेबिट हुआ, 1,20,000 से। अमर जी के बारे में पूछ रहा था, जरा देख लेते हैं अमर के बारे में। अमर्स कैपिटल कितना डेबिट होगा, व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड इन अमर्स के कैपिटल के बारे में पूछ रहा था टोटल। तो अमर्स का कैपिटल कितना डेबिट होगा भाई साहब, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अमर अकबर एंथनी, 3 पार्टनर से अमर के बारे में अपने लोग से पूछ रहा था। आइए दोस्तों 2 नंबर सवाल पढ़ते हैं। असर्शन, पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ना 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 ना, करेंट अकाउंट तो तब खुलता है जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है। तो असर्शन तो बिल्कुल गलत है भाई साहब। रीजनिंग देखते हैं। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑल द ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल आर डन थ्रू करेंट अकाउंट। हाँ बिल्कुल, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो सारा ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के थ्रू रूट करेगा, करेंट अकाउंट के थ्रू रूट करेगा। क्लियर है? तो असर्शन गलत है भाई साहब, लेकिन रीजनिंग क्या है, सही है। असर्शन गलत है, ए इज ट्रू, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई फॉर फीचर ऑफ शेयर लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ, अगर किसी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिट कर लिया जाता है, कंपनी फॉरफिट कर लेती है, तो क्या रिड्यूस होगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये तो एक मैक्सिमम कैपिटल है, इश्यूड कैपिटल बिल्कुल नहीं। एक बार कंपनी इश्यू कर ली, पब्लिक सब्सक्राइब कर ली, बात खत्म, इश्यू का घटने का सवाल ही नहीं होता है। तो सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल, ना भाई साहब, ये सब्सक्राइब कैपिटल। अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर रखा है और कंपनी ने डिफॉल्ट की वजह से शेयर को फॉरफिट कर लेती है कंपनी, तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए दोस्त 3 में एक और ऑप्शन में भी सवाल है, जरा इसको भी देख लेते हैं। मोना लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। कुछ तो डिस्काउंट में इशू हुआ, बता नहीं रहा है।
एंड व्हाट टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, मतलब प्रीमियम पे रिडीम होना है, ज्यादा पैसा देना है रिडम्पशन पे, मतलब नुकसान है, और उस नुकसान को इशू के समय रिकॉर्ड करेंगे। ये बात फंडामेंटल है भाई साहब, ये बात पता होना चाहिए। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग ऑफ दीज डिबेंचर वाज 12 लाख। अपने लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 12 लाख का रुपया है बिफोर इशू, और अपने लोग को ये पता है कि अगर डिबेंचर पे कोई लॉस होता है इशू के समय लॉस क्या क्या हो सकता है, या तो डिस्काउंट पे इशू हो जाए, ये भी एक लॉस है, या प्रीमियम पे रिडीम हो जिसका रिकॉर्डिंग आज करना पड़ेगा फ्यूचर लॉस का, ये भी एक लॉस है। तो ये दोनों को अपने लोग राइट ऑफ कर सकते हैं, किसके साथ? एसपीआर के साथ। कह रहा है आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू, कह भी रहा है कि आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख का बच गया। मतलब 12 लाख में 2 लाख का बच गया, मतलब 10 लाख तो यूज कर लिए ना भाई साहब। ये यूज ऑफ एसपीआर, 10 लाख यूज हुआ कि नहीं हुआ? 10 लाख का एसपीआर यूज हुआ। कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दिस डिबेंचर वर इशूड, डिबेंचर को किस रेट पे इशू किया गया है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपने लोगों को सबसे पहले ये देखो, ये देखिए भाई साहब कि 10 लाख को जो लॉस के साथ सेट करने के लिए यूज किया गया है, उसमें से प्रीमियम अपने लोग को पता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो लॉस है इशू के समय, इसको आज राइट ऑफ करेंगे। 40,000 का डिबेंचर है, 20% का प्रीमियम है, 100 रुपया का 20%, 20 रुपया मतलब 8 लाख का प्रीमियम होगा, जिसका रिकॉर्डिंग आज किए होंगे और इसको राइट ऑफ किए होंगे एसपीआर के साथ। तो बचा जो 2 लाख, ये 2 लाख किस लिए यूज किए होंगे? डिस्काउंट को सेट करने के लिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू, ये बात आपको समझना है। और 2 लाख का डिस्काउंट है और फेस वैल्यू है 40,000 इंटू 100 रुपया, मतलब 40 लाख का। तो कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया? 5%। समझ में आया? अगर किसी डिबेंचर का 40 लाख का फेस वैल्यू है और उस पर 2 लाख कंपनी डिस्काउंट दे रही है, ये बात पता चल गया है कि 2 लाख का डिस्काउंट दे रही है, मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट दे रही है? 5%। समझ में आया? तो 5% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अपने लोग के पास 3 में 2 सवाल था, तो 1 नंबर सवाल भी हो गया है, 1 2 3 और 3 का दोनों सवाल अपने लोग का हो गया है। समझ में आया दोस्तों? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब 4 नंबर सवाल में देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु, एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, किस पार्टनर का दोस्त? वासु नाम के पार्टनर का। यहां देखिए, आगे देखते हैं। ओल्ड पार्टनर, ये सवाल बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन देखते हैं। ओल्ड पार्टनर परेश एंड प्रभव हैड द डेटर ऑफ रुपीज 6,20,000 एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ रुपीज 20,000। ध्यान से देखिएगा, जब कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो पुराने पार्टनर के पुराने बैलेंस शीट में डेटर दिख रहा है 6,20,000 रुपए का, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिख रहा है कितने का? 20,000 रुपए का। ये ऑलरेडी उन लोग के बैलेंस शीट में दिख रहा है इन देयर बुक। एज पर द टर्म्स ऑफ द एडमिशन एसेट वर रिवैल्यू। ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनर का एडमिशन होता है तो एसेट लायबिलिटी पुराने पार्टनर लोग का जितना फर्म में जितना एसेट लायबिलिटी होता है उसको रिवैल्यू किया जाता है, और जब रिवैल्यू किया गया तो ये फाउंड किया गया कि डेटर वर्थ रुपीज 15,000 हैज टर्न बैड। ओ माय गॉड, डेटर खराब निकल गया भाई साहब। डेटर 5,000 का 15,000 का, सॉरी 15,000 का डेटर खराब निकल गया, बैड हो गया, and hence should be written off। इसको क्या करना है? राइट ऑफ कर देना। इसको क्या करना है भाई साहब? राइट ऑफ कर देना। आगे देखते हैं। Which journal entry reflects the correct accounting treatment? तो सबसे पहले तो एंट्री हो जाएगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सबसे पहला एंट्री हो जाएगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है लेकिन अगर पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन्ड है तो जो भी बैड डेब्ट हो रखा है, इस बैड डेब्ट को सबसे पहले उस प्रोविजन के साथ सेट करेंगे जो ऑलरेडी बना के रखे हैं। क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अपने लोग को इस सवाल में 15,000 का बैड डेब्ट हुआ है लेकिन 20,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो प्रोविजन ज्यादा है ना, बचा के रखे हैं 20,000, अब बैड डेब्ट हुआ 15,000, तो 15,000 20,000 का तो औकात है नो, 15,000 को समेट ले, तो इस 15,000 को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो ऑलरेडी मेंटेन्ड है उसी के साथ सेट कर देंगे। समझ में? ये 11वीं क्लास की बात है भाई साहब, बहुत ही आसान है, ये फंडामेंटल का सवाल है। ठीक है, 15,000 का बैड डेब्ट हुआ, कंपनी ऑलरेडी 20,000 का प्रोविजन बना के रखी है, मतलब प्रोविजन ज्यादा बना के रखी है, अब बैड डेब्ट कम हुआ
तो बैड डेप्ट को उसी प्रोविजन के साथ सेट कर देंगे। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कंपनी के पास नहीं होता तो पता है कंपनी क्या करती, इस 15,000 के बैड डेप्ट को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देती। समझ में आया? इस 15,000 के बैड डेप्ट को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देती। ओके दोस्त, आई तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जरा बी पढ़ लेते हैं, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये तो सही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ना ना ना, ये तो बिल्कुल नहीं है। रिवैल्यूएशन ये तो तब होता है जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं होता, ये तब होता है, तो ये भी नहीं होगा। बैड डेप्ट टू रिवैल्यूएशन तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन है एकदम बउआ टाइप का। आइए 4 में एक और ऑप्शन वाला भी सवाल है, देख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राम एंड श्याम और अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their balance sheet shows a building of rupees 1,60,000. They admitted Mohan as a new partner for 1/1 share. In additional information, it is given that the building is undervalued by 20%. जरा पहले ध्यान से देखिए। The share of loss or gain on revaluation of शिवम, केवल शिवम नहीं श्याम, केवल श्याम के बारे में पूछ रहा है, ये ध्यान देना है। केवल श्याम के बारे में पूछ रहा है। द करेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। इसको डायग्राम के जरिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ राम जी हैं, श्याम जी हैं 3:2 में, यहाँ मोहन जी आते हैं 1/4 के लिए। यहाँ हो जाएंगे राम श्याम मोहन। जब यहाँ मोहन जी आए तो इससे पहले यहाँ एक बिल्डिंग दिख रहा था। बिल्डिंग जो दिख रहा था ये 1,60,000 का बिल्डिंग था। जब मोहन जी आए तो बिल्डिंग को रिवैल्यू किया गया। एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूएशन होगा ना भाई साहब, रिवैल्यू होगा। तो रिवैल्यू किया गया तो ये पाया गया कि ये 20% से ऑलरेडी अंडर वैल्यूड बाई 20%, ये 20% से कम है ऑलरेडी, अंडर वैल्यूड बाई 20%। 20% से ये बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 20%, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 20% से। समझ में आया? अब जरा देखिए, अगर बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है मतलब ये 80% है तो इंटू 100% कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख 8 दूनी 16, हाँ 2 लाख। मतलब बिल्डिंग का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 लाख। ध्यान से सुनिएगा, 1,60,000 का बिल्डिंग है, जो सवाल कह रहा है कि बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 20% से। अगर 20% से अंडर वैल्यूड है, अगर बिल्डिंग 20% से अंडर वैल्यूड है मतलब बिल्डिंग का वैल्यू 2 लाख होना चाहिए। 2 लाख 40,000 से बिल्डिंग को बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, बहुत स्टूडेंट लोग यहाँ गलती करता है। 20% अंडर वैल्यूड है तो लोग 20% से उसको घटा देता है। ये समझना है कि ये अंडर वैल्यूड है, ऑलरेडी 20% से अंडर वैल्यूड है, कम है। समझ में आया? आइए देखिए, तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 लाख। ध्यान से देखिए, बिल्डिंग का वैल्यू 2 लाख होना चाहिए, मतलब 40,000 से बिल्डिंग का वैल्यू घटाना है बढ़ाना है, सॉरी 40,000 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है। बिल्डिंग का वैल्यू 40,000 से बढ़ाना है। अगर 40,000 से बढ़ाना है तो ये तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। और ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किसमें बढ़ जाएगा? पुराना पार्टनर में। तो पूरा जो भी प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, पुराना पार्टनर पुराना रेशियो में लेके जाता है। तो राम एंड श्याम लोग लेके जाएगा और श्याम के बारे में पूछ रहा है, मतलब 2/5। 2/5 ये कितना हो जाएगा? 8। 8 दूनी 16,000। 16,000 का ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? 1,60,000 से 2 लाख गया, मतलब 16,000 का ये प्रॉफिट किसको मिलेगा भाई साहब? 16,000 का ये प्रॉफिट मिलेगा श्याम जी को। और बिल्डिंग का वैल्यू कितना में दिखेगा? 2 लाख का। यही अपने लोग से पूछ रहा था। द शेयर ऑफ लॉस या गेन, तो गेन हो रहा है 16,000 का, ये गेन हो जाएगा। अब बिल्डिंग किस वैल्यू पे दिखेगा? 2 लाख पे दिखेगा। ऑप्शन देखते हैं, गेन 12,800, श्याम का गेन 12,800, ये तो होगा नहीं। लॉस हो गया 12,800 ना, 12,800 के पीछे क्यों पड़ा भाई साहब? गेन 16,000, हाँ गेन 16,000 ही होगा, 16,000 ही तो आया है। हाँ श्याम का गेन कितना आएगा? 40,000 इंटू 2/5, वैल्यू 2 लाख। हाँ तो ये तो सही है ना भाई साहब, ये सही है, डी पढ़ते हैं। गेन 40,000 है लेकिन श्याम का पूछ रहा था, श्याम का तो 16,000 है ना, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, 1 नंबर सवाल था। आइए 5 नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज रुपीज 75,000।
15,000 रिजर्व में रखने के बाद का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 75,000। द फर्म हैड टोटल टैंजिबल एसेट्स वर्थ ₹10 लाख एंड आउटसाइडर लायबिलिटी 3 लाख। The value of goodwill as per the capitalization of average profit method was valued ₹50,000. Determine the rate of normal rate of return. ये सवाल को करना पड़ेगा भाई साहब। ये 5 नंबर सवाल है, जरा इस सवाल को देखिए। सवाल नंबर 5 जरा देखिएगा ध्यान से। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल का मतलब होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्म का कितना एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान से देखिएगा। फर्म का एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, यहां देखिए, ये दे रखा है 50,000, ठीक है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म पता है कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, जरा ध्यान से देखिए। यहां देखिए, एसेट है 10 लाख का और लाइबिलिटी है 3 लाख का, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ? 7 लाख। एसेट अप्रोच लाइबिलिटी अप्रोच कैपिटल, एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख दे रखा है तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यहां कितना हो जाएगा? 7 लाख। बात समझ में आ रहा है आपको? जरा अब देखिए, 50,000 को उधर लेके चले जाइए, 7 लाख को इधर लेके आ जाइए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है ये भी देख लीजिए। फर्म के पास प्रॉफिट है 75,000 का, लेकिन 15,000 रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद, मतलब फर्म के पास तो 90,000 का प्रॉफिट है। समझिएगा बात को। फर्म के पास 75,000 का प्रॉफिट है, लेकिन 15,000 ऑलरेडी रिजर्व में ट्रांसफर हो रखा है, तो प्रॉफिट तो 90,000 होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा फर्म का? 90,000। तो यहां देखिए, एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 90,000 डिवाइड बाई NRR जो सवाल पूछ रहा है, और ये हो जाएगा 7,50,000। इसको इधर लेके चले गए, बस और कुछ नहीं किए। 7,50,000। अब जरा देखिए, अपने लोग से पूछ रहा है NRR, तो NRR क्या हो जाएगा? 90,000 डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 100 कर दीजिए। इसका कितना आएगा भाई साहब? इसको कर दीजिए, बहुत आसान है। कितना परसेंट आएगा जरा देख लेते हैं। 90,000 डिवाइड बाई 7,50,000, ये आएगा 12%। कितना आ जाएगा ये? 12%। जरा देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं 12%। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, सबको देखिए भाई साहब, ये कितना आ जाएगा? 12%। जरा ऑप्शन देखते हैं। 12%, 10%, 5%, 12% ऑप्शन दे रखा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। NRR का रेट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए 6 नंबर पढ़ते हैं, बहुत आसान। मोहित हैज अप्लाइड 900 शेयर। मोहित नाम का एक एप्लीकेंट है जो अप्लाई किया है, ये सब बात ध्यान रखना है, अलॉटेड नहीं अप्लाइड है। एंड वाज अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान से देखिए, मतलब जो 900 अप्लाई किया है और प्रो राटा अलॉटमेंट 3:2 का, मतलब जो 3 अप्लाई किया उनको 2 मिला है, जो 3 अप्लाई किया उनको 2 मिला है। मतलब ये अगर 900 अप्लाई किए हैं तो 900 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 900 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 600। ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। 900 शेयर अप्लाई हुआ है और कंपनी ने अलॉट किया है 3:2 के रेशियो में। तो अगर 3:2 के रेशियो में अलॉट किया गया है, तो जो 3 अप्लाई किया है उसको 2 मिला, तो जो 900 अप्लाई किया है उनको 600 मिला। समझ में आया? आगे, he had paid the application money of ₹3 and could not pay the allotment money of ₹5। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2 वर नॉट येट मेड बाय द कंपनी। अभी कॉल्ड अप ही नहीं हुआ है, मतलब टोटल ₹10 में से
₹2 कॉल्ड अप नहीं हुआ है, ₹8 कॉल्ड अप हुआ है। ₹8 में ₹3 अप्लीकेशन का है एंड ₹5 अलॉटमेंट का है। ये बात समझ में आ गया? अपने लोग तो इसी से मतलब है, ₹8 से ₹2 से मतलब ही नहीं। हिज शेयर वॉज फॉरफिटेड, द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो बात तो सही है भाई साहब, ऑप्शन नंबर ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, पहले कंपनी अगर ₹8 कॉल्ड अप की है तो कंपनी मालिक तो बना दी होगी ₹8 से ना भाई साहब। तो 600 शेयर से मालिक बनाई होगी, तो 600 इंटू ₹8, यहां तो पक्का 4800 होगा। कितना होगा? 4800। ये कैसे आया? ये ऐसे आया, ₹8 इंटू 600। ये बात समझ में आ गया? ₹8 इंटू 600। अब आगे देखिए, जो पैसा आ चुका है कंपनी फॉरफिट कर लेगी। तो पैसा ₹3 आया है, तो बहुत स्टूडेंट लोग इसमें गलती क्या करेगा कि 600 से ₹3 से मल्टीप्लाई कर देगा 600 को, लेकिन पैसा तो 900 के बराबर आया होगा। 900 अगर कोई अप्लीकेंट अप्लाई किया है तो अप्लीकेशन मनी के साथ किया होगा। ध्यान से देखिए, बहुत अद्भुत सवाल है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 900 इंटू ₹3, अप्लीकेशन मनी कितना आया होगा? 27,000। अप्लीकेशन मनी 27,000 आया होगा, लेकिन 600 इंटू ₹3 अप्लीकेशन मनी का कैपिटल होगा। मतलब ये ₹9,000 एक्सेस मनी है कि नहीं? एक्सेस मनी ये किसके साथ एडजस्ट हुआ होगा? अलॉटमेंट के साथ। बात समझ में आ रहा है? अलॉटमेंट पे लेना कितना था, जरा ये देखते हैं। अलॉटमेंट पे लेना कितना था? 600 इंटू ₹5, 3,000। 2700 होगा क्या भाई साहब? हाँ 2700 होगा, जरा ध्यान देना है। ये भी, ये 2700 हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। आगे देखिए, 900, 3000 में 900 ऑलरेडी मिल चुका है, तो 2100 ये कॉल सिनेरियो हुआ कि नहीं? कॉल सिनेरियस अलॉटमेंट का जरा ध्यान देना है। 600 इंटू ₹5, 3000 अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो नहीं होगा, क्योंकि 900 ऑलरेडी ज्यादा रिसीव हो रखा है। कहां? एप्लीकेशन पे। क्लियर है? तो 2100 ही होगा। तो शेयर फॉरफीचर में पैसा कितना आया है? 2700। 2700 फॉरफिट हो जाएगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में यहां हो जाएगा 2700, यहां हो जाएगा 2100। बस खत्म हो गया। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए नंबर का क्या होगा? ए नंबर है 6000 ना। 4800 ऊपर वाला पहले टिक लगाइए, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बी और सी पढ़िए। अब बीच वाला 2700, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आइए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें एक और ऑप्शन का सवाल ये भी देख लेते हैं। अ कंपनी फॉरफिटेड 6000 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच। एक सच्चाई बात आपको बताते हैं, 2024-25 का सैंपल पेपर 2023-24 से भी ज्यादा आता है। इस साल का सैंपल पेपर में दम ही नहीं है भाई साहब। कैसा कैसा सवाल दे रहा, कोई दम नहीं। बताइए सर, झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, हम झूठ बोलते हैं कभी? कभी झूठ बोलते हैं? आई अ कंपनी फॉरफिटेड 6000 शेयर ऑफ ₹10 each on which only application money ₹3 has been paid। 6000 शेयर कंपनी फॉरफिट की है, जिसपे केवल एंड केवल एप्लीकेशन मनी आया था। 4000 ऑफ दीज शेयर वर री इशूड एट ₹12 पे। ये तो ज्यादा पे री इशू हो गया। एज फुली पेड अप। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, पहले तो एक बात बता दें कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में होगा कितना। अगर ₹3 केवल आया है, हैज बीन पेड, तो ₹7 नहीं आया। तो ₹3 आया, तो 6000 इंटू ₹3 18,000। 6000 इंटू ₹3 कंपनी के पास कितना आया होगा? 18,000। कंपनी के पास 18,000 आ चुका होगा। ये कंपनी फॉरफिट कर ली, लेकिन 4000 ही री इशू की, तो 4000 के बराबर पहले ये निकालिए। अगर 18,000 का फॉरफीचर 6000 पे है, तो 4000 पे कितना होगा? 12,000। ये बात आपको समझ में आए?
अगर 18,000 का फॉरफीचर का अमाउंट 6,000 शेयर पे है तो 4,000 शेयर पे कितना होगा? 12,000। पहले तो एक बात बता दे, जो शेयर री इशू हो रहा है उतने वैल्यू का फॉरफिटेड अमाउंट का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। अगर कोई री इशू पे लॉस हो रहा है इसके साथ सेट करेंगे, और री इशू पे लॉस नहीं हो रहा है तो कैपिटल लीजिए में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? और जो 18,000 माइनस 12,000 6,000 का फॉरफिटेड अमाउंट है जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही पड़ा रहेगा जब तक 2,000 शेयर री इशू नहीं हो जाता। ये बात आपको समझ में आ गया? तो 12,000 का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो री इशू हो रहा है ये 12 रुपया पे हो रहा है, मतलब कोई लॉस ऑन री इशू है? लॉस ऑन री इशू कोई है भाई साहब? लॉस ऑन री इशू कुछ है ही नहीं। अगर लॉस ऑन री इशू कुछ है ही नहीं तो ये टोटल का टोटल पैसा कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये टोटल का टोटल पैसा कहां चला जाएगा भाई साहब? कैपिटल रिजर्व में। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व 12,000 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आइए 7 नंबर देखते हैं, बहुत आसान आसान है। आइए 7 नंबर। ऑन 1 अप्रैल 2019 द कंपनी टूक अ लोन ऑफ रुपीज 80 लाख। 80 लाख का लोन लिया on a security of land and building. This loan was further secured by issue of 40,000 12% debenture of rupees 100 each as collateral security. पहले ध्यान दीजिए, 80 लाख का कंपनी लोन लिया। लोन वाज फर्दर अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को सिक्योरिटी में रखा है, लेकिन लोन फर्दर सिक्योर्ड किया गया 40,000 12% डिबेंचर 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। याद है दोस्त? डिबेंचर इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ऑन 31 मार्च 2024 द कंपनी डिफॉल्टेड द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दिस लोन। कंसिक्वेंटली 1 अप्रैल 2024 को लैंड एंड बिल्डिंग को कंपनी बैंक ने ले लिया एंड इसको बेच दिया और कंपनी के पास कितना आ गया? 70 लाख रुपया ऑलरेडी आ गया। For the purpose, balance amount of debenture was sold in the market on 1 मई 2024। ध्यान से देखिए, 80 लाख का लोन था, लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट में था, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट उतना सफिशिएंट नहीं होगा तो कंपनी डिबेंचर इशू कर दी होगी कोलेटरल सिक्योरिटी में। कंपनी डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया 70 लाख रुपए। अभी भी इसका लोन का अमाउंट पूरा नहीं हुआ तो जो डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी में रखा हुआ है उस कोलेटरल सिक्योरिटी को भंजा लेगा। कौन भंजा लेगा? बैंक भंजा लेगा। अगर बैंक उस कोलेटरल सिक्योरिटी को भंजा लेगा भाई साहब तो बैंक के पास पैसा है कितना? 40। बैंक इस कोलेटरल सिक्योरिटी को कब भंजा देगी? 1 मई 2024 को। फ्रॉम विच डेट वुड द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिकम्स पेबल बाय द कंपनी। डिबेंचर पे ब्याज कब से देगी कंपनी? तो जब भंज जाएगी 1 मई से। 1 अप्रैल, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब बैंक ने उस डिबेंचर को भंजाई, जब बैंक उस डिबेंचर को रख ली कि ना अब हम इस डिबेंचर को मानेंगे, अब इस पे ब्याज लेंगे, तो कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा ना। जब कंपनी ब्याज देगी तो 1 मई से देगी ना भाई साहब, इसलिए कि ये डिबेंचर कब लिया गया बैंक के द्वारा? ये डिबेंचर लिया गया 1 मई 2024 को। क्लियर है? आइए 1 मई 2024 को ये डिबेंचर लिया गया। ठीक है दोस्त, चलिए 8 नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 8 नंबर देखते हैं भाई साहब, बहुत आसान। रामा अ पार्टनर टुक ओवर अ मशीनरी ऑफ रुपीज 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन ऑफ रुपीज 60,000। देखिए जरा ध्यान से, रामा जी एक पार्टनर हैं जो एक मशीन 50,000 का ले लिए फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन 60,000। 60,000 का उन्होंने लोन दे रखा था जिसके बदले 50,000 का मशीनें लेके वो शांत हो गए। Machine was already transferred to the realization account. How it will reflect in the realization account? पहले तो रामाज का जो लोन अकाउंट बनेगा, ये लोन है कितना? 50,000 का? नहीं, लोन 60,000 का है। लोन कितने का है? 60,000 का। 60,000 के बदले 50,000 का ये मशीनरी ले ली फाइनल सेटलमेंट में, मतलब 10,000 इनको नहीं दिया गया तो 10,000 ये कहां चला गया होगा? रियलाइजेशन। समझ में आए? और अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये 50,000 पार्टनर लेके जाएगा और ये 10,000 यहां से रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा।
और 50,000 का मशीन था, तो मशीन था 50,000 का, ये पार्टनर लेके चला गया तो क्रेडिट कर दिए, और 10,000 जो 60 के बदले 50 दिए, 10 कम दिए, तो 10 रियलाइजेशन में आ गया होगा। आइए क्या कह रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगा 60,000, डेबिट होगा 50,000। आगे देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60,000, यही लग रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय 10,000, बिल्कुल नहीं, नो इफेक्ट। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय 10,000, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 50,000 पार्टनर लेके जाएगा ना, तो एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज मशीन कहां है, रियलाइजेशन में। समझ में आया, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू मशीन टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में ये 50,000 चला गया और 10,000 यहां चला गया। समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आइए चलिए भाई साहब, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें एक ऑप्शन वाला भी सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। दादा, यूवी एंड बीरू, कितना सुंदर नाम है। वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। देयर बुक शोड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR 1,00,000, कितना दिख रहा है WCR। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन क्लेम, क्लेम भी एस्टिमेट किया गया कितना, 60,000। हाउ इट विल रिफ्लेक्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। WCR कितना है, 1,00,000 का। वर्कमैन का क्लेम कितना है, क्लेम 60,000 का, 60,000 का है ना भाई साहब, 60,000 का। तो जरा देखिए ध्यान से, सबसे पहले WCR को डेबिट करेंगे 1,00,000 से, और 60,000 को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज ये लाइबिलिटी हो गया। समझ में आया, और 40,000 को ओल्ड पार्टनर को दे देंगे। ओल्ड पार्टनर क्या, 40,000 को पार्टनर कैपिटल में दे देंगे, इसलिए डिसोल्यूशन होता है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल में दे देंगे। जरा देखिए ध्यान से ओनली 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हाँ ठीक है। 1,00,000 विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ना ये तो बिल्कुल नहीं है, 60,000 क्रेडिट होगा। 60,000 विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड विल बी इवन पेड, हाँ तो ये जो रियलाइजेशन में लाइबिलिटी गया भाई साहब, इसका तो पेमेंट करेंगे ना लाइबिलिटी का। एंड बैलेंस 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर, ओनली 60,000 विल बी क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट इवन पेड। नहीं नहीं, ऑप्शन सी ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई साहब, ये भी ऑप्शन ए भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन सी में ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है कि 60,000 को रियलाइजेशन में लेके जाएंगे, उसको पेमेंट करेंगे और फिर जाके 40,000 को बैलेंस को देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत आसान है। आइए 9 नंबर, 9 नंबर, इक्का दुक्का तिक्का, इक्का इक्का दुक्का तिक्का, याद आ रहा है, इक्का दुक्का तिक्का। वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस 50,000, 5,00,000, 4,00,000 एंड फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस कितना दे रखा है, फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस 5,00,000, 4,00,000, 3,00,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31/2024। प्रॉफिट फॉर of rupees 16,000 were distributed without providing the IOC of 10% per annum as per the partnership deed। देखिए अकाउंटेंट बलंडर क्या किया, ये सवाल पार्टनरशिप पास्ट एडजस्टमेंट का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट। 84,000 का प्रॉफिट हुआ है कंपनी में, और ये पगला अकाउंटेंट पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि 10% आईओसी देना इंटरेस्ट इन कैपिटल, ये नालायक बिना आईओसी दिए हुए प्रॉफिट को बांट दिया। याद है, अपने लोग से कह रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एडजस्टमेंट एंट्री, तो इसका तो वर्किंग करना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा एक बात और इंटरेस्टिंग लग रहा है, इक्का दुक्का तिक्का, अगर इनका कैपिटल 5,00,000 है, इनका 4,00,000 है और इनका 3,00,000 है, तो कैपिटल कितना है, 10,00,000, ये बात तो तय हो गया 10,00,000। तो आईओसी इनको 50,000, इनको 40,000 और इनको 30,000, तो आईओसी तो 1,00,000 देना है ना भाई साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आईओसी देना है 1,00,000, ये देना है आईओसी, लेकिन क्या प्रॉफिट है 1,00,000, प्रॉफिट तो कम है याद कीजिए, प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, याद आ रहा है कुछ, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का ये केस है।
प्रॉफिट इज नॉट सफिशियंट, प्रॉफिट इज इनसफिशियंट, प्रॉफिट इज लेस देन अप्रोप्रिएशन। तो क्या आईओसी दे पाएंगे 1,00,000? दे ही नहीं पाएंगे, प्रॉफिट ही उतना नहीं है, जितना प्रॉफिट है उतना ही तो दे पाएंगे। तो जो 84,000 का प्रॉफिट आया, ये बेसिकली दे ही नहीं पाएंगे, पूरा सफिशियंट ही नहीं आईओसी देने के लिए। तो जो भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये अप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? तो अप्रोप्रिएशन रेशियो तो यही कहलाएगा, ये अप्रोप्रिएट नहीं हो पाया तो अप्रोप्रिएशन रेशियो क्या कहलाएगा? 5:4:3। क्लियर है? अब देखिए अब जरा यहां देखिए, इक्का दुक्का तिक्का, बहुत आसान है। जरा देखिए यहां 84,000 के आईओसी को अगर हम बांट देते हैं 5:4:3 में, तो बांटने का मतलब कि 84,000 को देना है, पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो 84,000 को अगर 5:4:3 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 84,000 डिवाइड बाई 12 होगा क्या? 5 9 3 12 डिवाइड बाई 12, 7,000। तो ये आ जाएगा 35,000, ये आ जाएगा 28,000 और ये आ जाएगा 21,000। ये मिलना चाहिए था, ये 84,000 को 5:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट होके ये पार्टनर को मिलना चाहिए था, मतलब क्रेडिट कर दिया। और नालायक अकाउंटेंट इस 84,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना आईओसी देखे। तो जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट उतना ले लेंगे, डेबिट कर देंगे। तो जो ऑलरेडी दे दिया उसको डेबिट कर देंगे, जो देना था उसको क्रेडिट करेंगे, और जो दे दिए हैं उसको डेबिट करेंगे। तो 84,000 को किस रेशियो में बांट दिया? रॉन्गली। क्या दे रखा है रेशियो? 2:2:1, 2:2:1 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 16,800 इंटू 2, यह आ जाएगा 33,600, यह आ जाएगा 33,600, यह आ जाएगा 16,800। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मिलना चाहिए था 35,000, 28,000, 21,000 क्रेडिट करेंगे, और मिल गया होगा 33,600, 33,600, 16,800, ये ऑलरेडी दे दिए होंगे, इसको डेबिट कर देंगे। समझ में आया? अपने लोग से पूछ क्या रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या हो जाएगा भाई साहब, जरा इसको देखते हैं पहले क्या हो जाएगा। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, क्या है? 35,000 में 33,200, 33,600 ये 1,400 से क्रेडिट करेंगे और ये डेबिट करेंगे। 33,600 माइनस 28,000, ये 5600 से क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट वाला ज्यादा है। और ये 21,000 माइनस 16,800, ये 4,200 से क्या करेंगे? 4,200 से क्रेडिट करेंगे। जरा देखिए क्या कह रहा है, while passing an adjustment entry which of the following is correct। अच्छा, केवल तिक्का वाला ऑप्शन दिया है, तो तिक्का विल भी क्या हुआ है? तिक्का हुआ 4,200 से क्या हुआ है दोस्त? 4,200 से क्रेडिट हुआ है। जरा देख लेते हैं यहाँ, तिक्का विल बी डेबिटेड बाय 4,200, बिल्कुल नहीं, तिक्का विल बी क्रेडिटेड बाय 4,200। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सुंदर सवाल था, बहुत आसान सवाल था। आइए, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मशीनरी अपीयर, कितना मशीन दिख रहा है? 10 लाख का। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन उस पे कितना दिख रहा है? 6 लाख का। इन द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म द मशीन इज टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर 5,40,000। क्रेडिटर कितना है? 5,40,000 में, ठीक है। एट 5% बिलो द नेट वैल्यू। पहले तो एक बात बताओ, 10 लाख का मशीन है, 6 लाख का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, मतलब उसका नेट वैल्यू कितना आया? 4 लाख। नेट वैल्यू कितना आया? 4 लाख। आगे देखिए कह रहा है कि क्रेडिटर है 5,40,000 का, और जो मशीनरी ये ले रखा है क्रेडिटर, ये 5% बिलो द नेट वैल्यू ले रखा है। मतलब 4 लाख का अगर मशीन है और 5% कम में ले रखा है, तो 4 लाख का 5% 20,000, ये कितना में ले रखा है? 3,80,000। ध्यान से देखिए, और क्रेडिटर अपने लोग के पास था कितना? 5,40,000।
5,40,000 में से 3,80,000 का क्या ले लिया, मशीनरी ले लिया। तो 5,40,000 माइनस 3,80,000 ये मशीनरी ले लिया, तो अभी भी क्रेडिटर कितना बचा, 1,60,000। अभी भी क्रेडिटर कितना बचा, 1,60,000। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। द बैलेंस अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर वाज पेड थ्रू बैंक। अच्छा 1,60,000, बाई व्हाट अमाउंट शुड बी बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, 1,60,000। अरे भाई साहब ये देखो 4 लाख का नेट वैल्यू था एसेट का, 5% कम में लिया, 5% कम में लिया, मतलब 3,80,000 में ले लिया। टोटल क्रेडिटर था 5,40,000, 3,80,000 का मशीन ले लिया, तो 1,60,000 जो बैलेंस बचा इसको पेमेंट कर दिया बैंक से। तो पेमेंट कितना, बैंक अकाउंट कितना क्रेडिट होगा, 1,60,000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके आगे देखिए 11 नंबर राहुल, सम्राट एंड आयान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। आयान्स फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 was 2,70,000। आयान का फिक्स्ड कैपिटल 31 मार्च 2024 को 2,70,000 था। Which of the following item would have affected this capital balance? पहले तो एक बात जानिए कि आयान का ये फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, तो फिक्स्ड कैपिटल तभी चेंज होगा जब परमानेंट ड्रॉइंग होगा और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होगा, बस। अब बाद बाकी सब करेंट अकाउंट में जाएगा। तो देखते हैं प्रॉफिट ना, ये करेंट अकाउंट में जाएगा। एडिशनल कैपिटल, हाँ बिल्कुल। रिडक्शन इन कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट, हाँ ये भी तो बोलते हैं परमानेंट ड्रॉइंग, ये भी हो जाएगा। तो बोथ बी एंड सी, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्रॉइंग की वजह से फिक्स्ड कैपिटल चेंज हो सकता है, अदरवाइज फिक्स्ड कैपिटल स्थिर रहेगा, एकदम स्थिर रहेगा। ओके दोस्त, आइए चलिए 12 नंबर शेयर इशूड एज स्वेट इक्विटी। शेयर इशूड एज स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, ये एक्सेप्शनल केस है। आपको याद है इशू ऑफ शेयर में हम बता रखे हैं आपको, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट एक्सेप्शनल था कि स्वेट इक्विटी इशू किया जा सकता है कि नहीं। आइए, तो इशू एट पार पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इशू एट डिस्काउंट पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इशू एट प्रीमियम पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तीनों पे हो सकता है भाई साहब। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, 2 ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम आपको इशू ऑफ शेयर में बता रखे हैं, याद करिए आप। शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट एक्सेप्शनल था कि स्वेट इक्विटी का इशू किया जा सकता है, इशू ऑफ इशू हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? आइए चलिए देखिए 12 नंबर भी हो गया। आइए 13 नंबर देखते हैं। 40 मिनट हुआ, 40 मिनट में ये सवाल अपने लोग कर रखे हैं, समझा समझा के भी कर रहे हैं। आइए 2,000 शेयर अलॉटेड टू मिस्टर रिगल, 2,000 अलॉट किया गया है, ऑन विच 80 ईच कॉल्ड अप, 80 ही कॉल्ड अप किया गया है, जिसमें से 50 पेड है, फॉरफिट है एंड री इशू 70। सब 2,000 शेयर जो अलॉट किया गया है, सबसे पहले तो ये समझिए कि 80 कॉल्ड अप है। अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, फिर से पूछ रहा है कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले तो एक बात बताइए आप, अगर 80 रुपया कॉल्ड अप है तो 80 रुपया में 50 रुपया आ चुका है, तो 50 इंटू 2,000, 2,000 इंटू 50 कितना होगा भाई साहब? 1 लाख होगा क्या? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख शेयर फॉर फ्यूचर में पड़ा होगा कि नहीं होगा? शेयर फॉर फ्यूचर में 1 लाख रुपया पड़ा होगा। आगे देखते हैं, ये शेयर री इशू हो गया, री इशू। तो अगर 2,000 फॉरफिट किए हैं और कितना री इशू हो रहा है नहीं बताया, तो मानेंगे 2,000 री इशू हो गया। समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा ये 2,000 फॉरफिट किए और 2,000 क्या हो गया? री इशू हो गया, 2,000 री इशूड हो गया। और ये 70 रुपया में री इशू हो रहा है, 90 पेड अप, मतलब 20 रुपया का नुकसान है। तो 2,000 इंटू 20 कितना? 40,000। ध्यान दीजिए, 90 रुपया पेडअप रखा गया, 2,000 फॉरफिट किया गया, जिसपे 1 लाख का फॉरफिट करके पैसा रख ली कंपनी। समझ में आया? और इसी शेयर को जब कंपनी री इशू की तो 90 पेडअप की, 70 रुपया पैसा ली, 20 रुपया का नुकसान हो गया। तो पूरा का पूरा शेयर री इशू हो गया, 20 रुपया का नुकसान हो गया, 40,000 का। 1 लाख छीन कर रखी थी, 40,000 का नुकसान हो गया, 60,000 कैपिटल ट्रांसफर कर देगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है?
ऑप्शन भी देखने का जरूरत नहीं है, फटाफट आंसर दीजिए, बहुत आसान है। आगे देखिए फंडामेंटल का वीडियो मेरे चैनल पे पूरा अपलोडेड है भाई साहब, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। पूरा फंडामेंटल बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर अपलोड किया गया है। आइए जोएस, सैम एंड टैक्स वर sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 with effect from 1 अप्रैल 2024 they decided to share the future profit and loss in the ratio of 2:1:1। ये पार्टनरशिप का सवाल है और टॉपिक है, चैप्टर है चेंज इन पीएसआर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस टैक्स विल बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इफ द फर्म डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द अवेलेबल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बैलेंस। जरा ध्यान से सुनिए पहले बिना समझाए मजा नहीं आता है, बिना समझाए मजा नहीं आता है। इस दिन हुआ चेंज और इस दिन के बाद से 2:1:1 हो जाएगा और यहां था 5:3:2। कैप पार्टनर है JS&T, JS&T, यहां भी JS&T। अपने लोग को केवल टी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, टी कितना डेबिट क्रेडिट होगा। क्या पूछ रहा है, टैक्स विल बी क्रेडिटेड, कौन सा अमाउंट से टैक्स क्रेडिट होगा। सबसे पहले तो एक बात बताइए, जो भी इस डेट में एज ऑन डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में दे देते हैं। ये बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में दे देते हैं। समझ में आया। लेकिन अगर सवाल का रिक्वायरमेंट है कि इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को आगे लेके जाना है, सेम बुक वैल्यू पे कैरी करना है, तो इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में नहीं ट्रांसफर करते हैं, इसको गुडविल की तरह गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में करते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में एंट्री करते हैं। बात समझ में आ रहा है। ये एंट्री तब करते हैं जब नेट इफेक्ट प्रॉफिट आता है, और अगर नेट इफेक्ट लॉस आता है, लॉस, तो इस एंट्री को रिवर्स करके करते हैं सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ये बात को समझिए आप। एज ऑन डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर whatever the accumulated profit or loss available in the balance sheet that will be transferred to the old partner in the old ratio। ये बात बचपन से पढ़ते आ। लेकिन अगर पार्टनर लोग मिलकर ये डिसाइड किया कि नहीं इस बैलेंस को आगे लेके जाना है, आगे कैरी करना है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं गुडविल की तरह, ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं, ठीक है। अगर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं तो नेट इफेक्ट प्लस आता है तभी इसको करते हैं, अगर नेट इफेक्ट लॉस आ जाता है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग कर देते हैं। क्लियर है। सवाल अपने लोग से पूछ रहा है, ये बड़ा घुमा के सवाल पूछा है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल पूछ रहा है कि टैक्स को क्रेडिट कब करेंगे, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म ये डिसाइड किया कि अवेलेबल बैलेंस को ही फर्म डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द अवेलेबल बैलेंस, मतलब अवेलेबल बैलेंस को लेके कंटिन्यू करना चाहता है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, समझ में आए। लेकिन टैक्स को क्रेडिट कब करना है, सबसे पहले तो टैक्स गेन कर रहे हैं कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये निकाल लेंगे तो आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। यहां देखिए, ये है जे, ये है एस और ये है टी। इनका ओल्ड रेशियो, इनका न्यू रेशियो और इनका गेनिंग, गेनिंग निकलता है न्यू माइनस ओल्ड। जरा ध्यान दीजिए, न्यू माइनस ओल्ड। यहां देखिए 5/10, 3/10 और 2/10। केवल टी के बारे में आप लोग से पूछ रहा है, उसी के बारे में ध्यान देना है ज्यादा, लेकिन फिर भी 2/4, 1/4 और 1/4 इसके बारे में अपने लोग निकाल लेते हैं। 1/4 माइनस 2/10, ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/20। गेन निकाल रहे हैं, आंसर प्लस आ गया, मतलब ये क्या हो रहा है गेन। टैक्स क्या कर रहा है भाई साहब, गेन। ध्यान दीजिए, टैक्स का क्या हो रहा है, टैक्स का गेन निकला 1/20, 1/20।
टैक्स का क्या निकल गया, गेन निकल गया। अगर टैक्स का गेन निकला है और बैलेंस को आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो गेनिंग पार्टनर को कब क्रेडिट करते हैं, जब नेट इफेक्ट क्या होता है, लॉस होता है। जब नेट इफेक्ट लॉस होता है तभी क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो पक्का लॉस के केस में टैक्स को क्रेडिट किया जाएगा। समझ में आए? आगे देखिए, अब ऑप्शन पढ़िए। नेट इफेक्ट लॉस आना चाहिए, ठीक है। जनरल रिजर्व 2 लाख एंड प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस 1,20,000। इसका तो नेट इफेक्ट 80,000 प्लस आ गया ना, 80,000 नेट इफेक्ट क्या आ गया, प्लस आ गया। आगे देखिए, जनरल रिजर्व 2 लाख, पीएल का क्रेडिट बैलेंस, इसका तो प्लस आ रहा है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो लॉस है 50,000 एंड पीएल का क्रेडिट बैलेंस, इसका भी पॉजिटिव बैलेंस आ जा रहा है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50,000 का लॉस है, 50,000 का, ठीक है। और पीएल का डेबिट बैलेंस भी है तो ये भी तो लॉस ही है, 80,000 का। मतलब टोटल लॉस कितना हो गया, 1,30,000। तो अगर ये वाला सिचुएशन बनेगा तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, 1,30,000 लॉस। अगर ये वाला सिचुएशन बनेगा तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा भाई साहब, 1,30,000। बात समझ में आया, नेट इफेक्ट। तो अगर 1,30,000 नेट इफेक्ट आता है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बिकॉज ऑप्शन नंबर डी में नेट इफेक्ट 1,30,000 लॉस आ रहा है, और नेट इफेक्ट अगर लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करेंगे। और नेट इफेक्ट ए बी सी में नेट इफेक्ट प्लस आ रहा था तो यहाँ गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं। समझ में आया? आगे चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत आसान। चलिए दोस्तों, आइए रोहित के बारे में देखते हैं। 15 नंबर, रोहित, विराट एंड शिखर धवन। रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड शिखर धवन तीनों पार्टनर हैं दोस्त, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। रोहित जी को ज्यादा मिल रहा है, ध्यान देना है। देयर कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 वाज रुपीज 3 लाख रुपया, 2,70,000, 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन द सेम डेट दे एडमिटेड हार्दिक, ओहो हार्दिक जी भी आ गए, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर। हार्दिक was to bring 80,000 for his share of goodwill and 1/5 for combined capital of all the partner of the new firm। हार्दिक जी गुडविल का पैसा लेके आ रहे हैं 80,000 रुपया, और साथ में कह रहे हैं कि कैपिटल का भी पैसा लेके आएंगे 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर आफ्टर एडमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर ऑफ द न्यू फॉर्म। तो न्यू फॉर्म का जो पार्टनर का कैपिटल होगा उसका 1/5 ये लेके आएंगे। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय हार्दिक ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए। आसान आसान सवाल है लेकिन कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। रोहित विराट एंड शिखर, रोहित प्लस विराट प्लस शिखर, ये तीनों का कैपिटल जरा देखिए क्या है, 3 लाख, 2,70,000 और 2,50,000। 3 लाख, 2,70,000 प्लस 2,50,000, ये कितना है, 3 2 5 2 7, 1 8,20,000। ये कितना है भाई साहब, 8,20,000। ठीक है। जो हार्दिक जी शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहे हैं, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ हार्दिक, ये तो ओल्ड पार्टनर ही लेके जाएगा, सेक्रीफाइस करेगा ना दोस्त। तो जो भी गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेके आएगा, ये अल्टीमेटली किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर को मिलेगा। तो 80,000 ये भी मिल जाएगा। तो अब बताइए इन लोगों का कैपिटल कितना हो जाएगा, 9 लाख। ये कैपिटल कहलाएगा रोहित का, विराट का एंड शिखर का। ध्यान देना है, रोहित, विराट एंड शिखर का कैपिटल कितना हो गया, 9 लाख रुपए। अब मुद्दा ये है अब कि ये 20% का प्रॉफिट 1/5 के लिए आ रहे हैं। अगर 1/5 के लिए, तो अगर एक में से 1/5 हार्दिक ले लेगा तो बचेगा कितना, 4/5। बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा, 4/5। तो ये जो 9 लाख का कैपिटल है, ये तो 4/5 के लिए है ना भाई साहब।
समझिए बात को। अगर ये 4/5 के लिए है तो टोटल कैपिटल अगर हम बनाएं तो इसका रिसिप्रोकल कर दीजिए, 9 लाख इंटू 5/4, ये कितना हो जाएगा जरा ध्यान दीजिए, 9 लाख डिवाइड बाई 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 11,25,000। ये कहलाएगा टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मतलब ये नया फर्म का टोटल कैपिटल कहलाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। यहां देखिए, ऐसे सवाल हम लोग क्लास में भी बहुत सारे किए हुए हैं। यहां देखिए, रोहित विराट शिखर का टोटल कैपिटल 8,20,000 रुपया था, प्लस साथ में जो हार्दिक गुडविल का पैसा लेके आ रहा था ये भी उन लोगों को मिलेगा, मतलब उन लोगों का कंबाइंड कैपिटल 9 लाख हुआ। अगर हार्दिक 1/5 के लिए आ रहा है तो बैलेंस प्रॉफिट 4/5 बचा, तो मतलब ये जो 9 लाख का कंबाइंड कैपिटल है ये 4/5 के लिए है। समझ में आए? ये तो रोहित विराट शिखर का है, तो अगर 4/5 के लिए 9 लाख है तो टोटल कैपिटल रिसिप्रोकल कर दीजिए, 5/4 कर दीजिए, तो 11,25,000 टोटल कैपिटल आ गया। अब 11,25,000 में से हार्दिक का कैपिटल निकालना है, तो 11,25,000 को कह रहा है कि इसका 1/5 लेके आएगा, मतलब ये कितना लेके आएगा, 2,25,000। 225 ही होगा ना भाई साहब, 11,25,000 डिवाइड बाई 5, 2,25,000। तो हार्दिक का कैपिटल कितना कहलाएगा? हार्दिक का कैपिटल कहलाएगा 2,25,000। बात समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। आगे देखिए, देख लेते हैं ये सवाल को। ये सवाल कौन सा था? 15 नंबर सवाल था। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नहीं 15 भी हुआ नहीं है, इसमें एक और सवाल है, देख लेते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है। और ऑप्शन और ऑब्जेक्टिव में बस एक ही सवाल है, कोई ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। आई ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है, ठीक है। ओ हो बी मर गया भाई साहब, बी मर गया 31 अगस्त 2023 को, एंड टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बीज एग्जीक्यूटर, जो मर गया उसके घर वाले को कितना ट्रांसफर किया गया? 13,20,000। बीज का जो एग्जीक्यूटर है, जो उसका घर वाला है, वर बीइंग पेड 1,20,000 इमीडिएटली। 13,20,000 में से 1,20,000 तुरंत पे कर दिया गया, और साथ में जो बैलेंस बचा उसको बोला गया कि 4 इक्वल सेमी एनुअल में देंगे। सेमी एनुअल का मतलब 6 महीने पे होता है, ठीक है। टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10%, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 विल बी। 31 मार्च 2024 के लिए पूछ रहा है। ये सवाल इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सवाल को जरा देखते हैं, ये सवाल को करना पड़ेगा। ये सवाल है 15 का, और यहां देखिए, जरा देखिए 15 नंबर सवाल। आप जरा देखिए, अगर मान लेते हैं ये है 31 मार्च 2024, और जो बी मरा है ये मरा है 31 अगस्त 2023 को। ध्यान दीजिएगा, कब मरा है? 31 अगस्त 2023 को। यहां इनको 13 लाख रुपया, 13,20,000 देना था, 1,20,000 तुरंत दे दिए, मतलब बैलेंस अमाउंट 12 लाख रुपया देना है। ये ड्यू है, 12 लाख रुपया देना है। कह रहा है 4 सेमी एनुअल में देगा, तो यहां से 6 महीना, यहां से 6 महीना कब आएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। समझ में आ रहा है? 6 महीना देखना है, तो अगस्त में है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब ये 6 महीना आएगा 29 फरवरी को। समझिए बात को, ये 6 महीने, और यहां 3 लाख रुपया पेमेंट हो जाएगा 4 सेमी एनुअल में, तो 12 लाख डिवाइड बाई 4, 3 लाख रुपया। समझिए बात को। अब देखिए जरा ध्यान से, तो मतलब ये 6 महीना का ब्याज 12 लाख इंटू कितना परसेंट ब्याज है? सवाल में दिया है कि नहीं दिया है? 10% का ब्याज है। जरा देखिए ध्यान से, 12 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, मतलब 5,000, 60,000। 5%, सॉरी, वही बात हुआ, 10% एक साल का है, 6 महीना का आधा,
तो 60,000। तो यहां 3 लाख तो देगा ही देगा, साथ में ब्याज भी देगा 60,000। समझ में आया? अब देखिए, अपने लोग से पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 क्या होगा। ठीक है, इमीडिएटली वाज पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। यहां देखिए, तो 31 मार्च 24 को यहां का भी तो ब्याज देना पड़ेगा 1 महीने का। अब देखिए, बुक्स क्लोज हो रहा है, तो यहां 12 लाख में से 3 लाख चला गया, 9 लाख इंटू 10% इंटू 1/12। ये कितना हो जाएगा, जरा ये देख लीजिए, बहुत आसान है, डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 7500। तो मतलब 31 मार्च 2024 को 60,000 तो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ होगा इंटरेस्ट उनके अकाउंट में, उनके घर वाले के अकाउंट में, और साथ में 7500 और हो गया होगा, मतलब टोटल कितना हुआ होगा 67,500। समझ में आया? अब ऑप्शन देखते हैं, पहले सवाल को कर लेने के बाद ऑप्शन देखने में अलग ही मजा है। आई, अब देखिए 67,500, बहुत आसान, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 70,000 होगा नहीं, 60,000 होगा नहीं, 77,000 होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बहुत आसान है और सारा का सारा डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हैं। और अगर इस चैनल पे कोई नया है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरे को भी, सो दैट कि दूसरे लोग भी इस लेक्चर को एंजॉय कर सके। समझ में आया? आगे देखिए 16 नंबर सवाल, बस ये ऑब्जेक्टिव सवाल का लास्ट सवाल है, जरा देख लेते हैं इसको। स्ट्रिंग एंड काइट were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. They admitted spinner, वाह, स्पिनर को एक एडमिट किया गया भाई साहब एज अ न्यू पार्टनर। स्ट्रिंग सेक्रीफाइस्ड, स्ट्रिंग एंड काइट दो पार्टनर से 5:3 में, स्पिनर जो आए हैं नया पार्टनर, तो स्ट्रिंग बोले कि हम सेक्रीफाइस करेंगे 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम हिज शेयर। एंड काइट बोले कि हम सेक्रीफाइस करेंगे 1/6 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, एंड अपने शेयर से बहुत अंतर है। स्ट्रिंग अपने शेयर से कर रहे हैं और काइट अपने शेयर का कर रहे हैं, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहा था, कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आइए देखिए, यहां देखिए स्ट्रिंग, काइट और क्या है, स्पिनर। देखिए 5:3 में ये ओल्ड रेशियो है, ये नया रेशियो है, और यहां सेक्रीफाइस निकाल दीजिए सबसे पहले। ठीक है, यहां देखिए, अगर ओल्ड रेशियो बात करें तो 5/8 और ये है 3/8, इनका तो नया कुछ आएगा नहीं, ये तो नया आ ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि स्ट्रिंग अपने शेयर से 1/4 सेक्रीफाइस किया, मतलब स्ट्रिंग का डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे रखा है 1/4। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना दे रखा है 1/4। अब देखिए साथ में कह रहा है कि काइट अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर, तो अपने शेयर का, तो 3/8 का 1/6 कितना हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा काट भी दीजिए इनको, 3/3 से अगर काटिएगा तो 3 और 2 हो जाएगा, तो ये 1/16 कर दीजिए, समझने में आसान होगा। 1/16, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1/16। स्ट्रिंग अपने शेयर से 1/4, तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस अपने शेयर से इतना कर रखा है, दे रखा है, और काइट का अपने शेयर का, तो इसका शेयर जितना है उसका 1/6, 1/16 दे रखा है। समझ में आए? तो सबसे पहले तो एक बात बताइए, स्पिनर का नया रेशियो कैसे निकलेगा? तो जो सेक्रीफाइस कर रहा वही तो ये लेगा, इसके आने से दूसरे लोग सेक्रीफाइस किया, जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही ये लेगा। समझ में आए? उतना ही ये लेगा। आगे देखिए, तो 1/4 ये ले लिया और 1/16 ये ले लिया, जब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, 16, 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5/16। स्पिनर का नया रेशियो क्या निकल गया, 5/16। समझ में आ रहा है?
अब देखिए इन लोगों का कैसे निकलेगा। 5/8 माइनस 1/4 जो सेक्रीफाइस किया, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2/8, ये हो जाएगा 3/8। बहुत आसान, कितना हो जाएगा 3/8। यहां देखिए 3/8 माइनस 1/16, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 16, 5/16। अब डिनोमिनेटर को बराबर कर दीजिए, डिनोमिनेटर को बराबर कर दीजिए भाई साहब, सबके नीचे 16, तो इसको 2/2 कर दीजिए, तो ये रेशियो, नया रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू रेशियो 6 5 5, नया रेशियो क्या बन गया 6 5 5। बहुत आसान, समझ में आया आपको, ये आपको बातें समझ में आई दोस्त, बोलिए। ये नया रेशियो निकल गया 6 5 5, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। आइए चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 6 5 5, ए नंबर ही ऑप्शन है, कितना अच्छा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 16। ओके, आइए सारा सवाल को अपने लोग सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं और बहुत डिटेल में कर रहे हैं। किसी का कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल चकाचक हो जाएगा, समझ में आया, बिल्कुल चकाचक। आइए सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव सवाल पूरा खत्म हो गया, अब आते हैं 3 नंबर में दोस्त, अब आते हैं 3 नंबर सब्जेक्टिव में। यहां देखिए एक सवाल को कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे, या तो नेक्स्ट वीडियो में लेके चले जाएंगे, या देखते हैं, पहले इस सवाल को करते हैं। Rusting a partner of the firm under dissolution was get a remuneration of 2% of the total asset realized। पहले तो ये सवाल 3 नंबर का, ये ध्यान देना है, कितने नंबर का है 3 नंबर का। अब आगे देखिए, रस्टिंग एक पार्टनर है फर्म के, जो डिसोल्यूशन जब होगा तो वाज टू गेट रिम्यूनरेशन ऑफ 2% ऑफ द टोटल एसेट रियलाइज। एक पार्टनर को बोला गया कि डिसोल्यूशन के समय आपको रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, हो सके तो डिसोल्यूशन का जो काम होता है ये पार्टनर कर रहे हैं, समझ में आया। तो मेहनत ये कर रहे होंगे, तो इनको बोला गया कि आपको रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा 2% ऑफ द टोटल एसेट रियलाइज्ड, ठीक है, अदर देन कैश। तो ऑब्वियस सी बात है, एसेट रियलाइज कैश थोड़ी ना रियलाइज होता, कैश तो कैश ही होता है। एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर मतलब कितना पार्टनर को दिया जा रहा है पैसा। सन्ड्री एसेट फर्म के पास इंक्लूडिंग कैश रियलाइज कितना हुआ 1,16,000। तो पहले तो 1,16,000 जो रियलाइज हुआ उसमें 8,000 कैसे है, तो कायदे से कैश तो रियलाइज ऑलरेडी है, तो 1,08,000 तो अदर एसेट रियलाइज हुआ। समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,16,000 रियलाइज हुआ जिसमें कैश इंक्लूड है, तो कैश तो ऑलरेडी रियलाइज है 8,000, तो 1,08,000 ही अदर एसेट रियलाइज हुआ जो पैसा आया। सर ये बात पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसेट रियलाइज का कमीशन देना है, रिम्यूनरेशन देना है, तो एक एसेट रियलाइज का रिम्यूनरेशन देना है, तो 1,16,000 का थोड़ी ना देंगे, पार्टनर को बोलेंगे नालायक हो क्या, कैश को थोड़ी ना देंगे, कैश इंक्लूड है, तो 1,08,000 का कितना दिया गया 2%। आगे देखते हैं, एंड बोल भी रहा अदर देन कैश देंगे, ठीक है। एंड सन्ड्री लायबिलिटी टू बी पेड, कितना सन्ड्री लायबिलिटी पेमेंट किया गया 31,340। कैलकुलेट द रस्टिंग रिम्यूनरेशन, पहले तो रस्टिंग जी का रिम्यूनरेशन निकालना है, एंड शो योर वर्किंग क्लियरली, ठीक है, शो कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऑल्सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द रिम्यूनरेशन, 3 नंबर का सवाल है, छोड़ेगा नहीं, वर्किंग भी पूछ रहा है, कितना रिम्यूनरेशन होगा ये भी पूछ रहा है, और जनरल एंट्री पूछ रहा है, सब आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई यहां देखिए, ये सवाल 17 नंबर है, जरा बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। देखिए दोस्तों यहां देखिए, पहले तो 1,16,000 का जो एसेट है उसमें 8,000 का कैश है, तो कायदे से 1,08,000 अदर देन कैश एसेट क्या हुआ रियलाइज हुआ। बात समझ में आ गया, ठीक है दोस्त। अब जो रिम्यूनरेशन देना है, जो रिम्यूनरेशन जो देना है, ये पहला रिम्यूनरेशन देना है 2% ऑफ 1,08,000,
1,08,000 का 2% 2160 रुपए। ये बात समझ में आया, कहीं को दिक्कत नहीं। और साथ में 10% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ये ए कर दीजिए और यहां बी कीजिए, बी 1 लाख अगर ये बैंक अकाउंट अपने लोग बनाए भाई साहब, बैंक अकाउंट, तो जरा देखिएगा ध्यान से, बैंक में ऑलरेडी 8,000 क्या है, कैसे 1,08,000 एसेट को रियलाइज होकर पैसा आया नहीं आया, और 31,340 रुपया हम लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। ये लाइबिलिटी का पेमेंट है, ये लाइबिलिटी का पेमेंट है। जरा ध्यान दे, देखिए सवाल में दे रखा है 31,340 रुपया लाइबिलिटी का पेमेंट है। तो अब बताइए कि 1,16,000 रुपया में 31,340 हम लाइबिलिटी को दे दिए, तो बचा था कितना, बचा कितना 84,660 रुपया। ये पैसा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, बोलिए हाँ या ना, 84,660। तो कायदे से 10% ऑफ 84,660 ये कितना हो जाएगा, इंटू 10% ये हो जाएगा 8466। तो टोटल रिम्यूनरेशन कितना हुआ, प्लस 2160, टोटल रिम्यूनरेशन हो गया 10,626 रुपए, निकल गया। टोटल रिम्यूनरेशन कितना निकला, 10,626 रुपया। ध्यान देना है 10% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर कह रहा है, तो जितना पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जितना पार्टनर को मिलेगा, तो 1,16,000 था, 31,640 रुपया दे, 31,340 रुपया लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिए, तो बचा 84,660 रुपया। इस 84,660 रुपया को किसको दे देंगे, पार्टनर को दे देंगे। तो अगर पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो 84,660 रुपया का अमाउंट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये इसका 10% 8466 रुपीज, तो 10,626 रुपया टोटल रिम्यूनरेशन दिया गया। अब सवाल का कहना है कि जरा एंट्री करके बता दीजिए, तो एंट्री कोई तोप चीज नहीं है, जरा कर देते हैं एंट्री, जनरल एंट्री। ये फर्म के लिए खर्चा है, तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, और ये पार्टनर को देना है, रस्टिंग पार्टनर का नाम है, तो रस्टिंग्स का कैपिटल अकाउंट कितना 10,626 रुपया, 10,626 रुपया। नरेशन लिख लीजिएगा, बिंग रिम्यूनरेशन पेड, बिंग रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर पेड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है दोस्त, कहीं को दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा जनरल एंट्री, बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको समझाए हैं, बहुत ही आसान था। 1,16,000 माइनस 8,000, 1,08,000 का 2% रिम्यूनरेशन दे दिए, और साथ में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया 84,660, उसका दे दिए, टोटल 10,626 रुपया। ये फर्म के लिए खर्चा है, तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दिए, और ये सिंस पार्टनर को मिलना है, तो पार्टनर को क्रेडिट कर दिए, बिंग रिम्यूनरेशन पेड। समझ में आया, नरेशन भी लिख दिए। ओके दोस्त, कहीं को दिक्कत नहीं, चकाचक, ऑल क्लियर है कि नहीं है, इसको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए चलिए 18 नंबर में जरा देखते हैं 18 नंबर क्या कहता है। 18 नंबर और आसान कहता है, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए 18 में 2 सवाल है, ये भी 3-3 नंबर का सवाल है। इसको अपने लोग, चलिए दोस्त, इसको अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके चलते हैं, ठीक है। 18 सवाल भी कर लेंगे, 19 भी कर लेंगे, 20 भी कर लेंगे। अब सवाल 3-3 नंबर 4-4 नंबर का है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए दोस्त, तो आज की इस वीडियो में सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 17 तक अपने लोग देखें। ओके, सवाल नंबर 1 टू सवाल नंबर 17, 1 टू 17 ऑलरेडी अपने लोग डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, इस चैनल को फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब, बहुत सारा कॉमर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलेगा, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके और बिल्कुल फंडामेंटल से हम लोग चलते हैं।
तो बहुत सारा वीडियो भी अपलोडेड है, जैसे पार्टनरशिप का अपलोडेड है, कंपनी का अपलोडेड है, और इसको ये सीबीएसई 24-25 का है। किसी को सीबीएसई सैंपल पेपर 23-24 का देखना हो तो ये भी अकाउंट्स वैली के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके सीबीएसई सैंपल पेपर 23-24 भी सर्च करके देख लीजिएगा दोस्त। बहुत ही डिटेल में डिस्कस हम लोग किए हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स से। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।